Hello everyone, welcome you all. This is the sixth video lecture for your fourth lesson, which is chemical thermodynamics. In previous video lecture, we was studied the enthalpy, expression for enthalpy and the relationship between the delta H and delta U for the chemical reaction. And उनके बेसिस पे हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे. ठीक है, तो देखिए प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो हमारा थर्ड न्यूमेरिकल था वो हमें आज के वीडियो लेक्चर में लेना चाहिए था, बिकॉज ऑफ उसका जो आगे का टॉपिक है वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन. तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से हमने एक फार्मूला लिखे थे. ठीक है, तो वो फार्मूला कैसे आया, ठीक है, उस न्यूमेरिकल में, वो हम आज यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं. तो इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आपका पहला टॉपिक है वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन. अब देखिए यहाँ पे हमने लाइंस लिखी है कुछ कि द वर्क डन बाय अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज गिवन बाय. ठीक है, जो हमारा वर्क डन होता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे. ठीक है, हमने जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर थे हमारे, वहाँ पे ये फार्मूला कवर किया था. वो फार्मूला दे रहा है आपको कौन सा, तो W इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी. ठीक है, हमने जो PV टाइप ऑफ वर्क के लिए हमने एक फार्मूला डिराइव किया था, यही फार्मूला था. तो इस फार्मूला का यूज़ करके अब हमें वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन, ये वाला फार्मूला आपको डिराइव करना है यहाँ पे. ठीक है, तो देखिए जो आपका P एक्सटर्नल है यहाँ पे, हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि P एक्सटर्नल हमारा P है. ठीक है, तो देखिए इक्वेशन कैसे हो जाएगा फिर यहाँ पे, W इज इक्वल्स टू माइनस P इंटू डेल्टा वी. ठीक है, अब देखिए डेल्टा वी मतलब हमने पढ़ा है कि क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम होता है. ठीक है, और हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा वी इज इक्वल्स टू U2 माइनस U1. ठीक है, ये होता है, तो वही पुटअप करेंगे डेल्टा U की जगह. तो W इज इक्वल्स टू माइनस P इंटू V2 माइनस V1. ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये इक्वेशन. अब देखिए इस P को हमने ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा फिर हमें यहाँ पे, W इज इक्वल्स टू माइनस P V2 प्लस P1 P V1. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, तो देखिए अब अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, हमें यहाँ पे आइडियल गैस का यूज़ है. ठीक है, उसका इक्वेशन क्या था, तो PV इज इक्वल्स टू nRT, ये इक्वेशन था. तो अब देखिए यहाँ पे आपका जो प्रेशर है यहाँ पे कांस्टेंट है. ठीक है, हमने पहले ही लाइन में लिखा कि आपका जो टेम्परेचर है और प्रेशर है ये कांस्टेंट रहेगा. तो देखिए मैं यहाँ पे दो फार्मूलाज कंसिडर करने वाली हूँ फॉर इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट के लिए. ठीक है, तो देखिए वॉल्यूम आपका यहाँ पे चेंजिंग है, तो मैं जो आपका PV इज इक्वल्स टू nRT, इस फार्मूला को फॉर इनिशियल स्टेट ऐसे लिख सकती हूँ, PV1 इज इक्वल्स टू N1RT. ठीक है, बिकॉज R तो आपका कॉन्स्टेंट ही होता है, तो उसको हम 1 नंबर नहीं देंगे यहाँ पे. ठीक है, एंड फॉर फाइनल स्टेट PV2 इज इक्वल्स टू N2RT. ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम. तो देखिए अगर ये जो वैल्यू है PV1 एंड PV2 की, अगर हमने इक्वेशन 1 में पुटअप कर लिया तो आपका इक्वेशन कैसे हो जाएगा फिर यहाँ पे, W इज इक्वल्स टू माइनस N2RT प्लस N1RT. ठीक है, ऐसे हो जाएगा. अब देखिए यहाँ से RT कॉमन दिख रहा है, तो RT को हमने कॉमन निकाला तो इक्वेशन कैसे हो गया, W इज इक्वल्स टू माइनस इन ब्रैकेट N2 माइनस N1 एंड बाहर RT लिखा. ठीक है, तो अब देखिए हमने ये भी टर्म पढ़ी है कि N2 माइनस N1 मतलब भी क्या होता है हमारा, डेल्टा Ng ये होता है. ठीक है, तो वही यहाँ पे पुटअप करना है. तो W इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा Ng इंटू RT इंटू T. ठीक है, तो ये हमने मतलब फार्मूला यूज़ किया था कल के वीडियो लेक्चर में. तो देखिए ये फार्मूला कैसे आ गया, अभी आपको यहाँ पे समझ गया होगा. तो देखिए और एक लाइन हमने यहाँ पे लिखी, द इक्वेशन गिव्स द वर्क डन बाय द सिस्टम इन अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, मतलब ये इक्वेशन आपको शो कर रहा है कि ये केमिकल रिएक्शन के लिए आपका वर्क डन है. ठीक है, क्लियर है इतना. अब देखिए इस फार्मूला से 3 कंडीशंस अराइज हो रही है. ठीक है, अब ये 3 कंडीशन कौन सी है, तो देखिए इफ़ N2 इज ग्रेटर दैन N1, दूसरी N1 इज ग्रेटर दैन N2 एंड थर्ड N1 इज इक्वल्स टू N2. ठीक है, तो अब देखिए पहली कंडीशन देखेंगे, अगर N2 आपका N1 से बड़ा रहा, ठीक है, मतलब आपके जो नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, वो अगर N2 वाले, ठीक है, वो N1 से बड़े रहे तो कंडीशन कैसी होगी. तो देखिए
हमारा फार्मूला क्या है, डेल्टा एन जी इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे N2 अगर आपका बड़ा होगा, ठीक है, मतलब बड़ी वैल्यू होंगी, कंसिडर कीजिए N2 की वैल्यू 3 है एंड आपका N1 1 है। ठीक है, तो 3 माइनस 1 कितना 2 मिलेगा, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। सो आपका डेल्टा एन जी यहाँ पे कैसे हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो दैट्स वाई देखिए हमने यहाँ पे लिखा कि जो आपका डेल्टा एन जी है ये कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है तो देखिए जब अभी अभी जो हमने फार्मूला डिराइव किया, W इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एन जी इंटू आर टी। ठीक है, अब देखिए ये फार्मूला में एक साइन है, कौन सा है, निगेटिव का साइन है, और आपका देखिए जो डेल्टा एन जी है यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, और पॉजिटिव निगेटिव हमेशा क्या देता है, निगेटिव ही देता है। तो जो आपका वर्क डन होगा यहाँ पे वो कैसे हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। सो देखिए यहाँ पे जो आपका वर्क डन है ये कैसा है, लेस देन जीरो है। ठीक है, जीरो से लेस है, मतलब ही देखिए जब भी आपका वर्क निगेटिव में जा रहा है मतलब ही आपके सिस्टम ने वहाँ पे क्या किया है, वर्क डन किया है। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिखा वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे एक वर्क कौन कर रहा है, आपकी सिस्टम वर्क कर रही है। क्लियर है ये पॉइंट। अब देखिए सेकंड कंडीशन में आइए, अगर आपका N1 बड़ा रहा N2 से तो देखिए डेल्टा एन जी इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका N1 बड़ा है, अब N2 की वैल्यू यहाँ पे 2 कंसिडर कीजिए एंड N1 की 3 कंसिडर कीजिए। तो 2 माइनस 3 कितना मिलेगा, -1 मिलेगा, मतलब ही आपकी डेल्टा एन जी की वैल्यू कैसे मिलेंगी, यहाँ पे निगेटिव मिलेंगी। ठीक है, तो अब देखिए जो फार्मूला डिराइव किया है W इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एन जी इंटू आर टी। देखिए जब आपने डेल्टा एन जी की यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर ली, ठीक है, यहाँ पे आपका फार्मूला भी निगेटिव में भी कैसी है, निगेटिव में है। तो निगेटिव मल्टीप्लाई बाय निगेटिव हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव देता है। तो दैट्स वाई आपकी जो वर्क डन की वैल्यू होंगी यहाँ पे कैसी हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक है, और देखिए जब आपका वर्क डन 0 से ग्रेटर होता है, ठीक है, इफ वर्क डन इज ग्रेटर देन 0 देन वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, जब आपका वर्क डन कैसे हो जाता है, 0 से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, 0 से ज़्यादा होगा मतलब ही आपका जो सिस्टम है उसके ऊपर वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सिस्टम कैसे हो गई, फिर यहाँ पे पॉजिटिव हो गई। क्लियर है। और आपकी लास्ट कंडीशन है, अगर N1 ये N2 के बराबर रहे, मतलब दोनों भी इक्वल रहे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्वियसली क्या मिलेगा, अगर N2 भी 2 है एंड N1 भी 2 है तो आपको क्या मिलेगा, N2 माइनस N1, यहाँ पे 0 ही मिलेगा। तो दैट्स वाई आपकी डेल्टा एन जी की भी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान में रखिए, नो वर्क इज डन व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पे कोई वर्क डन परफॉर्म नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ मोल्स है रिएक्टेंट साइड के एंड जो प्रोडक्ट साइड के। ठीक है, अब यहाँ पे कंसिडर कीजिए N1 एंड N2 ये आपके। ठीक है, तो ये अगर बराबर रहे, इक्वल क्वांटिटी में प्रेजेंट रहे तो आपकी जो N1 एंड N2 है कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे और यहाँ पे वर्क डन परफॉर्म नहीं होगा। क्लियर है इतना। तो ये हो गए 3 केसेस। अब देखिए हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, बट बिफोर इट हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट में सिंपली हम एंथैल्पी की डेफिनेशन यहाँ पे रिपीट करने वाले हैं। तो देखिए एंथैल्पी इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इन थर्मोडायनामिक सिस्टम। ठीक है, एंथैल्पी क्या है, एक मेजरमेंट, एक एनर्जी का मेजरमेंट है थर्मोडायनामिक की सिस्टम में। वही अगर हमने दूसरी डेफिनेशन देखी अकॉर्डिंग टू अवर टेक्स्ट बुक तो क्या हो जाएगा, द सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है, हमने पढ़ी भी है ये। ठीक है, आपकी एंथैल्पी क्या होती है, ये सम होती है, किनका सम होती है, तो इंटरनल एनर्जी का एंड आपके प्रेशर वॉल्यूम वर्क का क्या होती है, सम होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी एंथैल्पी। अब देखिए इसके बाद इसके फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमें पढ़ने हैं। सो अब देखिए इसके बाद और एक हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको भी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब वो कौन सा, तो देखिए जो एंथैल्पी है यहाँ पे मतलब एंथैल्पी की 3 टाइप्स पढ़ने हैं हमको। ठीक है, उसके जैसे कि फेज ट्रांजिशन, ठीक है, एंथैल्पी फॉर द एटॉमिक चेंज, ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो वहाँ पे आपके सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ठीक है, मतलब ये स्टेट का यूज़ होने वाला है। तो दैट्स वाई पहले ये स्टेट्स को हम क्लियर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए पहले आपका जो सॉलिड है, सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है
तो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ही यहाँ पे प्रोसेस कौन सी हो रही है, तो यहाँ पे प्रोसेस हो रही है आपकी फ्यूजन की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने एरो पे लिखा फ्यूजन। ठीक है, वही अगर देखिए जो आपका लिक्विड है गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है, तो रिएक्शन सॉरी जो मेथड है वो कौन सी मेथड हो गई, वेपोराइजेशन की मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा वेपोराइजेशन। ये हमारी बेसिक चीजें हैं, ये हमें पता भी है। ठीक है, अब देखिए वही अगर आपका जो सॉलिड है वो गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब सॉलिड लिक्विड में न जाते हुए डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल कौन सा कंसिडर करेंगे, तो इसका एग्जाम्पल जो आपका कपूर होता है, जो आपका कैम्फर है, ठीक है, उसको जब आप जलाते हो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है क्या, नहीं, डायरेक्ट वो वेपर्स के फॉर्म में रिलीज होता है, मतलब भी गैस बन के उड़ जाता है। ठीक है, देखिए ये हो गया उसका एग्जाम्पल। अब उसके बाद अब जो आपका गैस है वो लिक्विड में वापस आना चाहते हैं। ठीक है, उसको गैस की स्टेट पसंद नहीं आई, उसको लिक्विड में वापस आना है, तो ये प्रोसेस कौन सी हो गई आपकी, कंडेंसेशन की। ठीक है, अगर आपका जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो ये प्रोसेस आपकी कंडेंसेशन की। वही अगर आपका जो लिक्विड, उसको लिक्विड स्टेट भी पसंद नहीं आई तो वो सॉलिड में जाना तो ये जो प्रोसेस है लिक्विड टू सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन की, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, फ्रीजिंग। ठीक है, यहाँ पे फ्रीजिंग देखिए, अब लिक्विड मतलब आपका पानी, ठीक है, उसको अगर आपको जमाना है, आइस में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हो, मतलब ही वो प्रोसेस कौन सी कर रही हो, फ्रीजिंग की प्रोसेस कर रहे हैं हम वहाँ पे। ठीक है, क्लियर है इतना। और देखिए हम सॉलिड टू डायरेक्ट गैस गए, ठीक है, तो अब यहाँ पे एक ऐसी भी प्रोसेस होती होंगी, अब गैस टू डायरेक्ट सॉलिड जाने की, मुझे लिक्विड में जाने की मतलब नीड नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कौन सी है, तो वो प्रोसेस है आपकी डिपोजिशन की। ठीक है, तो ये फॉर्म्स यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन जो है सॉलिड लिक्विड एंड गैस इन स्टेट्स के, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसके बाद हमें एंथैल्पी, ये टॉपिक और उनके टाइप्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखिए जो आपकी एंथैल्पी है ये 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड होंगी। ठीक है, मतलब 3 क्लासिफिकेशन है उसका। पहला तो एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन, ठीक है, फिर एंथैल्पी फॉर द एटॉमिक चार्ज, एंड थर्ड है आपका एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स है। अब देखिए जो आपका एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन है ये भी 3 क्लासेस में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, पहला तो है आपका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, सेकेंड है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंड थर्ड है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स पहले हम कवर करेंगे। अब देखिए एंथैल्पी फॉर द एटॉमिक चेंज, इसके भी 3 टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ने हैं हमको। ठीक है, पहला तो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, सेकेंड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंड थर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, फिर एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमें एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये सभी टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे पहले टॉपिक की तरफ जाते हैं जो कि आपका एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। ठीक है, अब ये एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन क्या है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। सो देखिए अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन, इन फेज ट्रांजिशन वन फेज ऑफ द सब्सटेंस is converted into another at the constant temperature and pressure। ठीक है, क्या कहा हमने, फेज ट्रांजिशन। ठीक है, जो वर्ड है एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन वही इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन मतलब फेज मतलब स्टेट होती है, ठीक है, और स्टेट मतलब भी आपके सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ये 3 स्टेट कंसिडर कीजिए, वैसे तो 5 है। ठीक है, बट इन तीनों को भी आप कंसिडर कीजिए। इनका ट्रांजिशन होना मतलब भी चेंज होना, एक स्टेट में से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होना, ऐसे कंडीशन को, ऐसे ट्रांजिशन को हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। बट यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाइड है, वो कंडीशन कौन सी है कि यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर एंड प्रेशर है ये कैसे रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना, तो ये हो गया आपका एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन की डेफिनेशन। अब देखिए जो एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन है ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो रहा है। पहला आपका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है, सेकेंड है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंड थर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सो देखिए एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं कि एंथैल्पी चेंज दैट ऑकर व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड सब्सटेंस इज कॉल्ड एज
एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, क्या होता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन? देखिए मैंने फ्यूजन मतलब आपको पढ़ाया था कि जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वो स्टेट कौन सी है उसकी? फ्यूजन। ठीक है, वो ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा है? फ्यूजन है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज यहाँ पे ऑकर हो रही है, ठीक है, जो आपका 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस है वो लिक्विड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इस कन्वर्जन को हम क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहेंगे। ठीक है, अब जो आपकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होती है उसको भी कोई रिप्रेजेंटेशन होगा, तो यस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेल्टा एच फ्यूजन। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको, या फिर FUS ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सिंपली। एग्जाम्पल में हमने लिया है H2O जो कि आपका सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। अब सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है वाटर, मतलब ही उसका मतलब वो क्या हो गया? आपका आइस हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए जब आपका आइस किस में कन्वर्ट हो रहा है इस रिएक्शन में? लिक्विड में, H2OL मतलब ही आपका लिक्विड, मतलब ये स्टेट कौन सी है? फ्यूजन। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, और जब भी सॉलिड टू लिक्विड ट्रांसफॉर्मेशन होता है तब यहाँ पे स्टेट कौन सी आती है या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा आता है? तो फ्यूजन का आता है। ठीक है, ये हमने कवर किया था, क्लियर है सब। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब ये आपका एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे वेपोराइजेशन वर्ड आ गया। सो देखिए अब इसकी डेफिनेशन, enthalpy change that occurs when 1 mole of liquid substance is converted into gaseous substance is called as enthalpy of vaporization। ठीक है, देखिए यहाँ पे एंथैल्पी चेंज कब ऑकर्स होती है? जब आपका 1 मोल्स ऑफ लिक्विड सब्सटेंस है वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, गैसेस सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। ऐसे स्टेट को या फिर ऐसे चेंज को हम क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट किया है? तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेल्टा एच वेप, मतलब वेपोराइजेशन। ठीक है, अब इसका एक देखिए अब एग्जाम्पल, H2O जो है मतलब लिक्विड फॉर्म वाला, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैशियस में। ठीक है, मतलब वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसके बाद एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब इसकी डेफिनेशन, एंथैल्पी चेंज दैट ऑकर व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, क्या कहा हमने? एंथैल्पी कब ऑकर हो रही है, मतलब एंथैल्पी चेंज कब दिख रहा है हमें? जब आपका 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है गैसियस सब्सटेंस में। ठीक है, ऐसी केस को हम क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, और हमने पढ़ा भी था सॉलिड टू अगर हमें डायरेक्ट किस में जाना है? गैसियस स्टेट में जाना है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कौन सी प्रोसेस के थ्रू आप जा सकते हैं? तो सब्लिमेशन के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, तो यही है। अब देखिए इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेल्टा एच सब मतलब भी सब्लिमेशन आपका। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या लिखा हमने? तो कैम्फर, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही आपको। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पे अगेन मैंने वही चीज़ यहाँ पे रिपीट करके रखी है आपके लिए। देखिए सॉलिड टू लिक्विड हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सी स्टेट हो रही है? डेल्टा एच फ्यूजन। ठीक है, मतलब यहाँ पे बस हमने एरो में देखिए याद करिए, थोड़ी देर पहले बस फ्यूजन लिखा, वेपोराइजेशन लिखा एंड सब्लिमेशन लिखा, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ क्या लगानी है? डेल्टा एच फ्यूजन। ठीक है, ऐसे लगाना है, डेल्टा एच लगाना है यहाँ पे। अब देखिए लिक्विड टू गैस मुझे जाना है तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और वही मैंने सॉलिड टू गैस जा रही हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डेल्टा एच सब्लिमेशन। ठीक है, क्लियर है। सब देखिए यहाँ पे इस प्रोसेस से हमें क्या पता चल रहा है कि जो डेल्टा एच सब्लिमेशन ये जो प्रोसेस है ये किन का सम है? किन दो स्टेट का या फिर एंथैल्पीज का सम है? तो देखिए जो आपकी डेल्टा एच फ्यूजन और डेल्टा एच वेपोराइजेशन, इन दोनों का सम मतलब ही क्या हो सकता है? आपका डेल्टा एच सब्लिमेशन हो सकता है। ठीक है, देखिए सॉलिड टू गैसेस हम डायरेक्ट जा रहे हैं। ठीक है, बट सॉलिड टू लिक्विड, फिर लिक्विड टू गैस, ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, ऐसे हम जंप मार रहे हैं, तो इन दोनों का सम मतलब ही क्या है? आपका डेल्टा एच सब्लिमेशन है। ठीक है, क्लियर है इतना? सो ये हो गया आपका एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। ठीक है, सो इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है एंथैल्पी ऑफ द एटॉमिक चेंज। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक चेंज, तो इसके भी 3 टाइप्स है, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन।
सो पहला टॉपिक देखिए एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। इसकी डेफिनेशन क्या बोल रही है? एंथैल्पी चेंज दैट ऑकर्स व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम वन मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस टू फॉर्म आयन इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, देखिए क्या है इस डेफिनेशन में कि यहाँ पे आपकी एंथैल्पी कब ऑकर हो रही है? तो जब आपका गैसियस सब्सटेंस अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है एंड आयन्स बना रहे हैं। ठीक है, आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। ऐसी स्टेट को क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, और एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन से किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेल्टा एच आयन। ठीक है, आयोनाइजेशन है, दैट्स वाई हमने आयन लिखा वहाँ पे। क्लियर है? अब देखिए जो डेफिनेशन है इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल में देखिए हमने रिएक्शन लिखी है Na जो आपका गैसियस स्टेट में है वो आपको प्रोडक्ट में देखिए क्या दे रहा है? Na प्लस आयन एंड प्लस इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। ठीक है, देखिए डेफिनेशन वही बता रही है कि जो आपका गैसियस सब्सटेंस मतलब आपका जो Na है अब वो कैसी स्टेट में है? गैसियस स्टेट में है। तो वो क्या कर रहा है? आयंस का फॉर्मेशन कर रहा है। कैसे कर रहा है? तो एक अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। ठीक है, तो देखिए अब आपका जो सोडियम है ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और जब भी कौन सा भी एलिमेंट डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो देखिए वहाँ पे आपका जो Na प्लस हमने लिखा मतलब Na क्या हो गया आपका यहाँ पे? पॉजिटिव आयन हो गया। ठीक है, मतलब ये क्या है? ये आपका कटायन। ठीक है, फिर देखिए और एक यहाँ पे हमें पढ़ना है इसी मतलब क्लासिफिकेशन में जो कि आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी डेफिनेशन देखिए एंथैल्पी चेंज दैट ऑकर्स व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्ट बाय द वन मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस टू फॉर्म गैसियस आयन। ठीक है, सॉरी गैसियस अनायन। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन से ये एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन में हमने क्या पढ़ा कि जो गैसियस इलेक्ट्रॉन या फिर गैसियस सब्सटेंस होता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक जो गैसियस सब्सटेंस है वो बाहर से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है किसी दूसरे एलिमेंट से या फिर किसी दूसरे सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है। ऐसे चेंजेस को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल जब आपका सोडियम, ठीक है, सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो एक्सेप्ट कौन करेगा? गुड एक्सेप्टर कौन है यहाँ पे? तो क्लोरीन है। तो हम क्लोरीन का एग्जाम्पल लेंगे। तो क्लोरीन देखिए गैसियस स्टेट में है, Na ने अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है। ठीक है, मतलब डोनेट कर रहा है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कौन एक्सेप्ट करेगा? यहाँ पे क्लोरीन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, सो हमने यहाँ पे रिएक्शन में लिखा Cl प्लस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अब इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। जब भी आप किसी दूसरे से मतलब कुछ ले रहे हो तो आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये बात ध्यान में रखिए। और आप डोनेट कर रहे हो तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लोरीन ने लिया इस वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। सो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देन आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट टर्म हमें देखनी है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखिए एंथैल्पी चेंज दैट ऑकर्स व्हेन वन मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस इज डिसोसिएट इनटू एटम इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, देखिए इस डेफिनेशन का सिंपल मतलब है कि एंथैल्पी चेंज जब ऑकर्स मतलब कब ऑकर हो रही है यहाँ पे? तो जब आपका वन मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस है ये डिसोसिएट होके आपको एटम्स दे रहा है। ठीक है, डिसोसिएट ब्रेक होके एटम्स में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसी एंथैल्पी को हम क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। बट बिफोर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेल्टा एच एटम। ठीक है, इसका नोटेशन ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद देखिए एग्जाम्पल जो आपका Cl2, ठीक है, मतलब क्लोरीन गैस है, ये खुद को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, डिसोसिएट करेगा, ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद आपको क्या मिलेंगे? 2 Cl के एटम मिलेंगे। ठीक है, वो भी गैसियस स्टेट में ही रहेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे ब्रेक हो रहे हैं वो। ठीक है, तो Cl गैसियस स्टेट प्लस Cl, ठीक है, मतलब 2 Cl मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हो गया। क्लियर है इतना? फिर देखिए इसके बाद थर्ड टॉपिक है आपका एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन।
अब इस एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखिए, एंथैल्पी चेंज दैट ऑकर्स व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्या कहा हमने कि जो आपका 1 मोल ऑफ सोल्यूट होता है, अगर उस 1 मोल ऑफ सोल्यूट को आपने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, ठीक है, सोल्यूट मतलब क्या, जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, एंड सॉल्वेंट मतलब क्या, जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमने सॉल्यूशन लेसन में ये पढ़ा है, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपको ओवरलुक कर लेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को हम ओवरलुक कर लेंगे। जो आपका सॉल्वेंट है यहाँ पे वो क्या है, पानी। ठीक है, पानी को कंसिडर कीजिए, एंड जो आपका सोल्यूट है वो क्या है, आपका नमक। ठीक है, जब आपने नमक को पानी में डाला, ठीक है, मतलब दोनों को मिक्स कर दिया, तब वहाँ पे एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और वो सॉल्यूशन कौन सा होगा, तो होमोजेनियस सॉल्यूशन होगा अकॉर्डिंग टू अस। ठीक है, बट अब देखिए यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, तो दैट्स व्हाई हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इसको वर्ड देंगे। ठीक है, अब जो आपका एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है ये किससे रिप्रेजेंट किया गया है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेल्टा एच सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है। फिर इसका एग्जांपल लेते हैं जो अभी लिया हमने, नमक एंड वाटर का। ठीक है, NaCl है, सॉलिड फॉर्म में है, ये आपका सोल्यूट है। ठीक है, और उसको हमने वाटर में ऐड किया, तो देखिए वाटर में ऐड करने के बाद क्या मिल रहा है, NaCl ही मिल रहा है, बस कौन सी स्टेट, उसकी यहाँ पे स्टेट चेंज हो गई। ठीक है, कौन सी स्टेट में, पहले वो सॉलिड में था NaCl, अब यहाँ पे एक्वस स्टेट में चला गया। ठीक है, क्लियर है इतना, तो ये हो गया उसका एग्जाम्पल। अब देखिए ओवरऑल जो आपका H प्लस सॉरी डेल्टा एच सॉल्यूशन है, ये किसके बराबर है यहाँ पे, तो डेल्टा एच लैटिस प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन। ठीक है, अब ये डेल्टा एच लैटिस क्या है, तो देखिए जो लैटिस एंथैल्पी होती है, जो आपका 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस होता है, उसको अगर आपने गैसियस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया तो उसको क्या कहेंगे हम, लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। एंड वन मोर थिंग, जो ये अभी अभी हमने रिलेशन देखा है, ये रिलेशन किसका है, तो एंथैल्पी का रिलेशन है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको हाईलाइट करके रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मतलब ये आपका डेल्टा एच आर, ये आपका नोटेशन है फॉर एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए। ठीक है, सो अब देखिए पहले तो यहाँ पे एक रिएक्शन कंसिडर करनी है हमें, जो कि आपका ए मतलब स्मॉल ए एंड कैपिटल ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। ठीक है, मतलब ये प्रोडक्ट में हमें मिल रहा है। ठीक है, सो देखिए अब यहाँ पे ये जो डेल्टा एच आर है, ठीक है, इसका एक फार्मूला है, वो कौन सा है, तो समेशन ऑफ एच प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एच रिएक्टेंट। ठीक है, अब इसका यूज करके जो आपकी ऊपर की जो हमने ये रिएक्शन देखी है, ठीक है, वही रिएक्शन यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, मतलब आपका एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन क्या होगा, ठीक है, डेल्टा एच आर क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, तो द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, सो देखिए हमने फार्मूला में क्या कहा, समेशन ऑफ एच प्रोडक्ट, एच प्रोडक्ट मतलब भी क्या, जो आपकी प्रोडक्ट साइड है, ठीक है, उनका समेशन, उनकी एडिशन, ठीक है, वो लिखनी है, एंड जो आपकी समेशन ऑफ माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड। ठीक है, तो देखिए पहले प्रोडक्ट साइड की तरफ आइए, जो कि ये स्मॉल सी एंड कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी। ठीक है, तो देखिए अब इनका समेशन करना है, मतलब भी यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, फिर डेल्टा एच आर इज इक्वल्स टू स्मॉल सी एच सी। ठीक है, अब ये एच सी क्या है, तो ये आपको बाद में बताऊंगी, बट यहाँ पे जो स्मॉल है आपके ए बी सी एंड डी, ठीक है, जो आपके स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं, ये यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये आपके स्टाइक्योमेट्री है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। सो अब देखिए ये पूरी रिएक्शन मिल रही है आपको कि डेल्टा एच आर इज इक्वल्स टू सी एच सी प्लस डी एच डी माइनस ए एच ए प्लस बी एच बी। ठीक है, मतलब ये आपका यहाँ पे हमने समेशन कर दिया, और रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड का, और उनमें जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, आपका एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, अब देखिए ए बी सी जो स्मॉल वाले हैं, हमने उनको तो मतलब पता कर लिया कि वो क्या है, स्टाइक्योमेट्री है, बट जो हमारे एच ए है एच बी है वो क्या है, तो देखिए वेयर्स एच ए एच बी एच सी एंड एच डी आर मोलर एंथैल्पी ऑफ द ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये क्या है, आपके मोलर एंथैल्पी है। अब एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए डेफिनेशन देख लेते हैं कि द एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द एंथैल्पी product and the sum of the enthalpy of reactant is called as enthalpy of chemical reaction.
ठीक है, जो अभी अभी हमने जो फार्मूला लिखा, ठीक है, ऊपर की जो आपकी सेकंड लाइन है, ठीक है, वही आपकी डेफिनेशन है यहाँ पे, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो ये डिफरेंस होता है, किनका डिफरेंस होता है, तो समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट साइड एंड समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट साइड, इन दोनों में का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन कहेंगे। क्लियर है इतना। सो अब देखिए जो आपकी ये रिएक्शन है ये टू स्टेट में या फिर टू फॉर्म में स्प्लिट हो रही है, ठीक है। पहले तो आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है एंड दूसरी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड ही इंडिकेट कर रहे हैं एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक क्या है, तो देखिए पहले एंडोथर्मिक। तो देखिए एंडो, एंडो ये वर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है, एंडो मतलब अंदर आना, ठीक है। एंड थर्मिक, थर्म मतलब हीट होता है, तो हीट अंदर आना मतलब ये आपकी हीट अंदर आने की रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन द सिस्टम, ठीक है। जो आपके सिस्टम है वो क्या करेगी, हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगी, ठीक है, मतलब अंदर अपने पास जकड़ लेंगी, ठीक है। फिर इफ द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव, ठीक है, जो आपकी एंथैल्पी है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये पॉजिटिव हो सकती है। अब ये कैसे पॉजिटिव होंगी, तो देखिए जो हमने अभी फार्मूला पढ़ा एंथैल्पी फॉर रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के लिए, वो क्या था, डेल्टा एच आर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एच प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एच रिएक्टेंट, ठीक है, यही था। तो देखिए अगर आपका जो समेशन एच प्रोडक्ट ये बड़ा रहा एज कंपेयर टू समेशन ऑफ एच रिएक्टेंट, ठीक है, मतलब कंसिडर कीजिए समेशन ऑफ एच प्रोडक्ट मेरा 20 है एंड रिएक्टेंट का 10 है, तो देखिए इन दोनों का जब हम माइनस करेंगे तब 10 मिलेगा और पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो जो आपकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है मतलब ये आपकी डेल्टा एच आर है, उसकी भी वैल्यू कैसे मिलेंगी, यहाँ पे पॉजिटिव ही मिलेंगी, ठीक है। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिखा कि जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होंगी कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो सकती है। और कैसे हो सकती है यहाँ पे समझा, बिकॉज ऑफ जो आपका डेल्टा समेशन ऑफ एच प्रोडक्ट जब ये बड़ा होगा, ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू एच रिएक्टेंट से, ठीक है। क्लियर है इतना। फिर देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक बिल्कुल एंडो के अपोजिट है। एक्सो मतलब बाहर निकलना एंड थर्म मतलब हीट होता है, तो हीट आपकी बाहर निकल रही है, तो यहाँ पे लॉस ऑफ हीट हो रहा है। और जब भी लॉस ऑफ हीट होता है तभी आपका क्या होता है, वहाँ पे निगेटिविटी आती है, निगेटिव साइन आता है, ये हमें पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हीट इज रिलीज्ड इन द सिस्टम, सॉरी हाँ, इफ द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कैन बी निगेटिव, ठीक है। अब जब आपकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निगेटिव होंगी, अब ये क्या कब हो, प्रोडक्ट ये लेस होगा एज कंपेयर टू एच रिएक्टेंट, ठीक है। अब देखिए एच प्रोडक्ट मतलब ही समेशन ऑफ एच प्रोडक्ट 10 है एंड रिएक्टेंट आपका 20 है, तो -10 आंसर आएगा यहाँ पे। तो जो आपका डेल्टा एच आर है मतलब ही आपकी जो एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन है ये कैसी हो जाएंगी, निगेटिव में चली जाएंगी, ठीक है। तो समझा जो आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये पॉजिटिविटी को दर्शा रही है यहाँ पे, एंड जो एक्सोथर्मिक है वो निगेटिव एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये इंडिकेट कर रही है, ठीक है। सो यहाँ पे हो गए आपके एंथैल्पी के सभी प्रॉपर्टीज कवर, एंड वीडियो लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।